नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, मयूर टाइम्स न्यूज़। और आज आपको लेके चलता हूँ कोटा के वरिष्ठ समीक्षक, समालोचक, आलोचक, कथाकार, साहित्यकार विजय जोशी जी के पास। क्यों न हम सर से जानते हैं इनके व्यक्तित्व, कृतित्व के बारे में। सर, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान से लेकर के आपने जो साहित्य की यात्रा की, वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अभी वर्तमान में आप किस तरह से साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं? रूप जी, धन्यवाद। और मेरा जो है जन्म झालावाड़, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी झालावाड़ में हुआ, पिता श्री रमेश वारिद और प्रेम वारिद जी के घर आंगन में। और लेखन का जहाँ तक है तो लेखन तो मूल रूप से अपने परिवेश के ऊपर निर्भर करता है, उसी से प्रभावित भी होता है। और हमारा घर का वातावरण ऐसा रहा, संयुक्त परिवार रहा, तो दादाजी भी हमारे रेखांकन और पेंटिंग करते रहे, दादी वगैरह ये सब। संगीत में हमारे यहाँ आरती अभी भी जो है वही साजो सामान से होती है, वही ढोलक और तबला या बांसुरी अगर बज रही है तो उसी से हमारे यहाँ। तो एक वातावरण जो है संगीत का हमें हमारे परिवार से मिला। ये धीरे धीरे बढ़ता रहा, क्योंकि कानों में तो वो नाद था ही सही जन्म हुए जब से। और जब शिशु से जब बालक अवस्था में आए तो विद्यालय के अंदर शनिवारी संगोष्ठियों में उस नाद का एक आकार बना और हम वहाँ पे शनिवारी संगोष्ठियों में कविताएं, कहानियाँ जो हमारे कोर्स की हुआ करती थी वो सुनाया करते थे। तो धीरे धीरे ये अभिव्यक्ति का माध्यम हमारा बढ़ता चला गया। और फिर लिखने की प्रेरणा, क्योंकि मूल रूप से मैंने संगीत और चित्र कला से शुरुआत की। तो मेरी जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो सूचना केंद्र में मेरी ये जो है चित्रों की प्रदर्शनी लग चुकी थी। तो उस समय मतलब ये 76-77 की बात है, तो उस समय मेरा जो है पेंटिंग का एग्जीबिशन में मतलब जाना शुरू हुआ था, उससे प्रोत्साहन मिला। और विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती थी उनमें गायन में, वादन में, नृत्य में, इन सब में, नाटक में, इन सब में अपना वो किया, सहभागिता की। तो वहाँ पे भी हमें पुरस्कार स्वरूप प्रथम और द्वितीय इन श्रेणी आती थी, तो उसमें हमने उससे प्रोत्साहन मिलता रहा। फिर धीरे धीरे जब मैंने एमएससी की 1985 के अंदर, तो विज्ञान का लेखन मेरा शुरू हो चुका था। तो विज्ञान के जो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण वगैरह ये सब चीज़ें होती, तो उनके ऊपर आलेख लिखना, वैज्ञानिक आलेख लिखना। और सर्वप्रथम मैंने फिर 30 कहानी लिखी। एक उत्प्रेरणा हुई कि अपन कहानी लिखें, तो वो भी विज्ञान से संबंधित ही आई। तो वो कहानी सर्वप्रथम आकाशवाणी कोटा से प्रसारित हुई। उसका प्रसारण मेरे लिए ये रहा कि मैं कहानियों के प्रति मेरी ये मतलब विश्वास बढ़ा कि मैं कहानी भी लिख सकता हूँ। सर, मेरा एक प्रश्न ये है, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारा आपने साहित्य पढ़ा, तो ऐसे कौन कौन से पाठ्यक्रम के साहित्यकार हैं जिनकी कहानियाँ, कविताएं पढ़ करके आप उससे अभिप्रेरित हुए? नहीं, बिल्कुल। उस समय क्या था कि जैसे रहीम के दोहे है ना, और इधर से कबीर के दोहे, तो जब वो सर कहते थे कि आज ये कविता सुनाएगा तो हमें जो सबसे आसान दोहा होता था वो याद कर लेते थे और उसको वहाँ पे अभिव्यक्त कर देते थे। क्योंकि भय इतना रहता था कि सर कहीं डांट नहीं दे, क्योंकि पहले ये व्यवस्था थी कि पिंडलियाँ कांपा करती थी जब पहली बार जाते थे, क्योंकि प्रार्थना करते थे तो वो वहाँ पे भी। लेकिन हमारा विश्वास तब तक बढ़ चुका था और हम जैसे ये जितने भी दोहे या कविताएँ जो आती थी हम उसको सुनाया करते थे। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने कहा अच्छा आपके कहानी नहीं, आपके कहानी सुनाएगा भाई तुम, तो कहानी पढ़ी। तो उस समय ये इसकी प्रेमचंद जी की कहानी थी, वो हमीद के जो चिमटा वाली कहानी, ईदगाह, तो उस कहानी को सुनाया करते थे। तो कुछ कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ उस समय आती थी, तो इनको हमने धीरे धीरे जो पाठ्यक्रम में थी उनको पढ़ने लगे। फिर ये 10वीं कक्षा में आने के बाद, 9वीं में आने के बाद विज्ञान विषय ले लिया। तो उस समय फिर हमारा जो है ये सांस्कृतिक इन प्रोग्रामों में थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिकल और वो होता है तो वहाँ ठहराव आ जाता है। लेकिन बीज और अंदर की अंतर्ध्वनि तो संगीत और सृजन से जुड़ी हुई थी, और विज्ञान उसमें अपनी आभा से उसको बिल्कुल मतलब तराश रहा था एक तरह से। तो विज्ञान ने तराशा और उस नाद और वो जो है हमारी सृजन की जो वो थी वो अपने आप बढ़ती चली गई। सर, विज्ञान और साहित्य यूँ कहते हैं कि एक दूसरे के विपरीत है,
फिर भी आपने उसको समपूरक करके एक धारा में बहाया, इसके पीछे कोई कारण है? नहीं, अब जैसे बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि व्यक्ति जब इस धरा पे आता है तो उसकी एक क्षमता उसकी संचित रहती है, और वो है अवलोकन की। और जहाँ अवलोकन आ जाता है तो विज्ञान अपने आप प्रकट होने लग जाता है, क्योंकि विज्ञान अवलोकन पे आधारित है। फिर अवलोकन के बाद ही अपन प्रयोगशाला में जाते हैं, फिर वहाँ से कोई एक वो उसका एक सिद्धांत बनाते हैं, सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए फिर उसको टेस्ट करते हैं वहाँ पे तक। फिर ये चीज़ साहित्य और विज्ञान का ये क्या समझ में हो रहा है, क्योंकि साहित्य भी विज्ञान से कम नहीं है। विज्ञान का मतलब जो ज्ञान है वो विशेष रूप से आपने किस तरह से उसको प्रवाहित किया, उस तरह उसको लाने का प्रयास किया। अब आप देखें कि कविता में अपना एक शिल्प होता है, बिल्कुल है ना, कहानी का अपना शिल्प होता है, एक ढांचा होता है, बात ही है वो, लेकिन उसको एक लिखते हैं तो वो एक तरह से आ जाती है। यदि मैं कोई कहानी अभी सुनाऊं और एक कहानी पढ़ के सुनाऊं, उसमें दोनों में अंतर है। वहाँ अपने यहाँ एक आपान संगोष्ठी चौपाल हुआ करती थी, तो वहाँ तो बात कहते थे, तो वो बात पोशी ही कहानियों में आ गई। हमारे यहाँ तो ये अपनी संस्कृति ऐसी है कि वार की, त्योहार की, है ना, कोई व्रत की, इन सब की कहानियाँ हैं। बस इनको सुन के हमारे अंदर कहानी का तत्व उभरा, क्योंकि वो बात में आता है। अपन कोई घटना यदि सुनाते हैं, यदि मैं कोई घटना अभी कल की सुनाऊं कि वहाँ ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ, मैं आ रहा था, तो ये कहानी के तत्व जो आरंभिक तत्व हैं वो उभर के आ रहा ही नहीं आ रहे हैं। तो ये इस तरह से ये दोनों एक दूसरे में समाहित होते चले जाते हैं। सर, दर्शकों को अपन ये भी बताएं कि कौन से कथाकार आपने अभी तक इतना सारा पढ़ा, जिसमें गिने चुने कथाकारों को आपने समीक्षा के रूप में चुना होगा, तो कौन कौन से ऐसे कथाकार हैं जिनको आपने उनको स्थान दिया? नहीं, ये रूप जी बिल्कुल सही है कि, लेकिन मैंने कोई विशेष किसी को लेके कि मैं इनके ऊपर लिखूं समीक्षा या इनके ऊपर कुछ करूं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। जितनी भी हाड़ौती अंचल के अंदर समीक्षा संगोष्ठी या हिंदी साहित्य के समारोह या किसी व्यक्ति विशेष के या किसी साहित्यकार विशेष पर या लेखक विशेष पर यदि कोई काम बोलने का अवसर मुझे मिला, तो वो रचनाएं मेरे पास आई, वो रचनाएं है ना, तो उनकी वो कृतियां मेरे पास आई कि भाई इन पे बोलना है, तो मैं उसी पे केंद्रित रहता हूँ। मैं विशेष तौर से कि भाई बहुत बड़े साहित्यकार हैं, इनको लेके लिखने बैठ जाऊँ, मेरा ऐसा कभी उद्देश्य न तो रहा। इससे क्या होता है कि मैं मेरे जैसे आपने कोई मुझे ये कहा कि इस पुस्तक के ऊपर बोलना है, तो मेरे लिए वो पुस्तक अहम है, वही सबसे बड़ी पुस्तक है, वही सबसे बड़ा लेखक है। कारण क्योंकि जब अपना परिवेश अपने सामने उभर कर सामने आता है किसी कृति के रूप में, तो वहाँ रचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। सर, मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि आने वाली पीढ़ी को, नवोदित साहित्यकारों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मैं नवोदित पीढ़ी के लिए इतना ही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि नई पीढ़ी अभी अच्छा लिख रही है, और लिखने से पहले जल्दबाजी न करें। अपनी कोई भी भावनाएं तुरंत कागज़ पर उतारने की चेष्टा न करें। उतार लें कि मेरे मन में ये आया है, लेकिन जब उसको लिखने के लिए अपन बैठेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अनायास यदि आप करोगे तो वो अपना आप रचना हो, कविता हो, चाहे कहानी हो, अपना आप आकार ले लेगी। लेकिन सायास करोगे तो आप एक लाइन नहीं लिख सकते कि मैं इसके बाद क्या लिखूंगा। इसलिए उसको अपने आप आने दें, विचार को लिख लें कि मैं ये विचार है, और जल्दबाजी न करते हुए उस पर मंथन करते हुए फिर उसको या तो कविता लिखें या कहानी लिखें, निबंध लिखें या कुछ भी लिखें, नाटक लिखें। तो ये थे विजय जोशी जी सर, जिन्होंने आज हमें बहुत अच्छी प्रेरणा भी दी और इनका व्यक्तित्व, कृतित्व हमारे सामने उभर करके आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।